नमस्कार। मेरा नाम है शिवानी गुर्जर। मैं सधन से हूँ। और आज हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ है शिवानी कुंबर फ्रॉम टाटा म्यूचुअल फंड। शिवानी जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉन्चिंग एंड कम्युनिकेशंस में टाटा म्यूचुअल फंड के साथ 2019 से जुड़ी हुई है। तो हमें आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आज हमारे साथ इस पैनल पे है। और उनसे हमें वाकई में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और दर्शकों के लिए भी बहुत सारे इंसाइट्स ऐसे होंगे जो हमें उनके वजह से बहुत वैल्यू एडिशन होने वाली है। आज हमारा टॉपिक है एक एनएफओ जो टाटा म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कर रहा है। एनएफओ सिंपल शब्दों में न्यू फंड ऑफर। ऑफ कोर्स शिवानी जी ही मेरे से बहुत अच्छी तरह से आपको ये सब समझा पाएंगी। सो बिफोर एनी फर्दर अडू, शुरू करते हैं। शिवानी, यू आर रेडी? शुड आई पोज द यस क्वेश्चन? यस यस श्योर। तो शिवानी जी, हमारा पहला सवाल है आज के लिए कि ये जो नया एनएफओ आ रहा है वो कौन सा है और कब शुरू हो रहा है? जी। तो मतलब आपके ये सवाल में जैसे हम जो ये अभी फंड कर रहे हैं वो एक इंडेक्स फंड है। तो काफी लोग पूछते हैं कि एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा म्यूचुअल फंड का फिलॉसफी है कि किसी के भी पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स की ही जगह होती है। तो एक्टिव या पैसिव नहीं होता है, एक्टिव और पैसिव होता है, हिंदी वाला और। तो किसी के भी पोर्टफोलियो में दोनों की ही जगह होनी चाहिए। अभी पैसिव फंड्स हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में ऑफरिंग्स दे पा रहे हैं। तो हमने काफी सारे थीमैटिक सेक्टोरल फंड्स भी रिसेंटली एक्सप्लोर किए हैं और लॉन्च किए हैं। अभी जो हम नेक्स्ट फंड ला रहे हैं वो एक फैक्टर बेस्ड फंड है, एक अल्फा बेस्ड फंड है। तो इस फंड का नाम है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। ये अल्फा के रूल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। ये फंड का ओपनिंग लॉन्च डेट है 19 अगस्त 2024 एंड क्लोजिंग है 2 सितंबर 2024। सो ये पीरियड के बीच में जो भी एनएफओ के बीच में इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं एनएफओ के दौरान में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 12 दिन है जहाँ पे वो उनके रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके डेफिनेटली ये एनएफओ एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट। मेरा दूसरा सवाल है, आपने जो फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में बताया था, सो फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है? क्या आप थोड़ा वो एलैबोरेट कर सकते हैं? क्योंकि अचानक से हमें वी कैन सी, वी आर ऑब्जर्विंग कि ये टर्म अचानक से मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रही है लेटली। तो अगर आप थोड़ा उसके बारे में हमें बता सके तो। जी। तो जैसे मतलब किसी भी इंडस्ट्री में होता है कि जैसे जैसे और रिसर्च होते जाती है वैसे वैसे उस इंडस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट्स और पॉपुलर होते जाते हैं। तो सिमिलरली इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में भी जैसे जैसे ये बात और पता चलती है कि एक स्टॉक का रिटर्न अगर आया है तो वो रिटर्न क्या क्या रीजन से आया है, क्या क्या कारण से आया है, क्या क्या फैक्टर से आया है। तो ये एक ही बात है मतलब। तो जैसे जैसे और रिसर्च हुई सब स्टॉक्स के क्या रिटर्न्स आते हैं, जैसे जैसे उन रिटर्न्स को लोगों ने ब्रेकअप किया, लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि क्या कारण होता है कि वो स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया। तो इस इन कारणों को उन्होंने वेरियस छोटे छोटे बकेट्स में डिवाइड कर दिया कि ये कारण की वजह से इस स्टॉक ने अच्छा किया, ये कारण ये स्टॉक में ज्यादा था तो इसलिए उसने अच्छा किया। कभी कभी वो मोमेंटम होता है कि क्योंकि स्टॉक तेजी में था इसलिए स्टॉक ज्यादा अच्छा कर रहा था। कभी कभी इसका रीजन होता है कि वैल्यू स्टॉक है, कि स्टॉक बहुत चीपली अवेलेबल था इसलिए स्टॉक ज्यादा अच्छा कर रहा था। ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि स्टॉक क्यों अच्छा कर रहा है, और हर स्टॉक के रिटर्न में ये सारे रीजंस कुछ कुछ कंपोनेंट प्ले करते हैं, कुछ ज्यादा और कुछ कम। तो ऐसे ही एक फैक्टर है अल्फा, कि स्टॉक ने कितना आउट परफॉर्म किया रिलेटिव टू द मार्केट। ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो अब क्योंकि ये इजियर टू एक्सप्लेन हो गया है इसीलिए अब ज्यादातर लोग इसमें देख रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो फैक्टर्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो जब भी हम ये फैक्टर्स के टॉपिक पे है, मुझे बस एक एडिशनल सवाल इस पे पूछना था कि फैक्टर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव नजरिए से कैसे देख सकते हैं? क्या ये कोई डिस्टिंक्शन होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव नजरिए से तो फैक्टर जैसे मतलब जैसे मैंने बोला एक कारण है कि क्यों एक स्टॉक अच्छा किया, वो ये भी कारण हो सकता है कि क्यों वो स्टॉक बुरा किया। कि ये टाइम पे मार्केट ऐसा है कि एक सर्टेन टाइप का स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइप का स्टॉक उस फैक्टर के वजह से भी कभी कभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेक तो सेंस। परफॉर्मेंस हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नहीं है जिसको आप फैक्टर में स्प्लिट करते हो। जैसा भी परफॉर्मेंस है पॉजिटिव या नेगेटिव एक स्टॉक का, वो फैक्टर्स उस चीज को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं कि ये कारण था ये स्टॉक ने कैसा किया उसके लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे कि किसी भी मार्केट के स्टॉक के रिटर्न्स हो सकते हैं वैसे ही फैक्टर्स के इम्पैक्ट भी हो सकते हैं ऑन दैट स्टॉक। ओके।
ये जो आपका एनएफओ है, इसके नाम में आपने यूज किया द टर्म अल्फा। सो हमें अल्फा के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या अल्फा क्या है? जी। तो अल्फा भी एक तरह से एक फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्टॉक के रिटर्न्स को एक्सप्लेन कर सकता है। आप देखिए, कुछ चीजें सारे स्टॉक्स के लिए कॉमन होती हैं कि मार्केट कैसा मूव किया। अगर मार्केट तेजी में ही है तो जनरली काफी सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे उस मार्केट के टाइम पे। अगर एक रिस्क फ्री रिटर्न है तो वो तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो उतना रिटर्न आप बना सकते हैं। तो ये दो चीजें जो सारे स्टॉक्स के लिए कॉमन है, जब आप एक स्टॉक के रिटर्न में से निकाल देते हैं, जो हम्म। आपको मिलता है वो स्टॉक का अल्फा होता है। तो अब क्योंकि ये भी एक इसका एक ऐसे लंबा सा इक्वेशन है जिससे ये चीज समझी जाती है, पर क्योंकि हमें भी पता है कि इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमारे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इंडस्ट्री में रहते हुए भी। तो आप हमने इसको एक्सप्लेन करने का ये तरीका सोचा है कि आप सोचिए कि एक अगर एक बोट जा रही है एक नदी में, तो हवा के वजह से भी वो बोट थोड़ा थोड़ा आगे जाती रहेगी, पानी की वजह से भी थोड़ा थोड़ा आगे जाती रहेगी, क्या करंट है पानी का उससे भी आगे जाती रहेगी। बट ये तो सब सब बोट्स के लिए इक्वली अप्लाई करता है। पर हर बोट का जो खुद का इंजन है या जो चलाने वाला है वो उस बोट को यूनिकली इम्पैक्ट करेगा। तो उसी तरह अल्फा जो होता है वो उस स्टॉक का यूनिक इम्पैक्ट होता है, उस स्टॉक के रिटर्न्स में जो अलग होता है सब चीजों से। तो उसमें जब आप मार्केट रिटर्न हटा देते हो, रिस्क फ्री रेट हटा देते हो, जो रिटर्न आपके स्टॉक का बनता है वो स्टॉक का अल्फा बोलते हैं। तो ये सिंपल भाषा में हम लोग इसको ऐसे समझाते हैं अल्फा को। थैंक यू, एक्चुअली आपने काफी काफी इजी शब्दों में एक्सप्लेन किया हमें। इसी टॉपिक पे, अल्फा के टॉपिक पे, रिस्क एडजस्टेड अल्फा क्या होता है और वो क्यों देखते हैं, उसका क्या ऐसा महत्व है कि रिस्क एडजस्टेड अल्फा देखा जाता है? तो ये जो हमारा जो इंडेक्स है जिसके बेसिस पे हमारा फंड बना हुआ है, उसका एक स्टेप है विच इज एक जेड स्कोर निकलता है अल्फा निकालने के बाद। अल्फा जो मैंने आपको बताया वो, अब अल्फा में क्या होगा कि किसी तो स्टॉक का बहुत ज्यादा भी हो सकता है, किसी का बहुत कम भी हो सकता है, पर जब हमें इन 30 स्टॉक्स को वेट देना है कुछ कुछ, तो हमें एक नॉर्मलाइज करना पड़ता है उसको। तो उस केस में हम जेड स्कोर करके एक चीज होती है, स्टेटिस्टिकल एक टूल होता है एक तरह से, जिसको यूज करते हैं अल्फा को नॉर्मलाइज करने के लिए पूरे यूनिवर्स को जिसमें हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द यूनिवर्स यूज करते हैं टू अराइव एट अ स्कोर फॉर ईच स्टॉक, एंड देन देर इज अ वेट विच इज असाइन टू ईच स्टॉक। तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक रोल आ जाता है इन क्या क्या वेट हर स्टॉक को आने पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इंडेक्स का जो कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये सारे मेथड्स यूज करके एनएसई ने जो इंडेक्स बनाया है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रांग और बहुत सॉलिड बनाया है, कि कहीं पे भी ऐसे नहीं हो कि बहुत ज्यादा आउटलायर्स हैं और उनको बहुत ज्यादा वेट आ जाए। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए एनएसई ने वेरियस पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन हाउ दिस इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। सो दैट इन अ इज। वे रिस्क थोड़ा कंट्रोल हो जाता है ये मेथड यूज करने से। यस, यस, राइट। यस। ओके। um मेरा अगला सवाल ये था कि आजकल इंडेक्स पे कौन से सेक्टर का ज्यादा प्रभाव है? हमें पता है कि बहुत सारे इंडेक्स ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स इन्वॉल्व है। तो करंटली इन द मार्केट कौन से ऐसे सेक्टर्स का ज्यादा प्रभाव है? तो अभी करंटली जो इंडेक्स जो जून एंड के पोर्टफोलियो के हिसाब से हमारा इंडेक्स है, उसमें कैपिटल गुड्स ज्यादा है, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स हैं। पर ऐसे इंडेक्स में आपको ध्यान में ये रखना होगा कि इस इंडेक्स का कोई सेक्टर बायस है नहीं, ना ही कोई मार्केट कैप बायस है। ये एक सिंपल रूल सारे स्टॉक्स पे लगाता है, जो इसके यूनिवर्स के 200 स्टॉक्स हैं उन सब पे एक सिंपल रूल लगाता है। उसके बेसिस पे जो स्टॉक्स आते हैं वो ले लेता है, उसके बाद उसका टोटल करके एक सेक्टर वेट निकल जाता है। बट देर इसमें कोई सेक्टर बायस नहीं है इस इंडेक्स का कि इसी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है या इस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है प्रीवियसली और उस हम्म। सेक्टर के स्टॉक्स अल्फा जनरेट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स में रिप्रेजेंट करने इंक्लूड लगते हो जाता है। हम्म। हैं। जी, जी, जी। तो इसमें स्टॉक कोई सेक्टर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पर एक सेक्टर जो भी अच्छा कर रहा होगा प्रीवियसली वो रिप्रेजेंट करते जाएगा ज्यादा आगे आगे। ओके, अंडरस्टूड। और निवेश करते टाइम, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर इन्वेस्ट करते टाइम किसी स्टॉक या सेक्टर पर कोई सीलिंग है क्या, जो हम कहते हैं अधिकतम सीलिंग? ऐसा कोई सीलिंग है ये स्कीम में?
जी, जैसे मैंने आपको बताया काफी रोबस्ट मैकेनिज्म से बना हुआ इंडेक्स है। तो इसमें ये एक है कि 5% एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग, क्योंकि हर क्वार्टर में, क्वार्टर के एंड में ये इंडेक्स का वापस वापस वेट चेक होता है। तो इफ एनी स्टॉक इज, मतलब 5% से ऊपर जो भी स्टॉक होगा उसका वेट 5% पे कैप्ड ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 5 टाइम्स ऑफ इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सो पूरा इंडेक्स का जो है, ऐसा नहीं हो कि लिक्विडिटी भी कम हो जाए स्टॉक में, इसीलिए ये दोनों क्राइटेरिया के साथ इंडेक्स का जो वेट है वो डिफाइन होता है। ओके। शिवानी जी, हमने ये एक ऑब्जर्व किया है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स का प्रदर्शन उसके मेन पेरेंट इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 200 इंडेक्स से ऑलमोस्ट 10.2% बेहतर रहा है। तो जी आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेगा? जी। तो ये तो आपको मतलब मालूम है कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट 100% इंडिकेशन राइट। आगे क्या होगा उस चीज का। देर कैन बी नो अश्योरेंस। पर किसी भी चीज को अगर वो रूल बेस्ड होती है तो उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट देख के ही आप कुछ भी उसमें कॉन्फिडेंस रख सकते हो कि वो आगे क्या करने वाली है। तो हमने करेक्ट। 3 इयर्स रोलिंग, 5 इयर्स रोलिंग पे चेक किया, वेरियस मार्केट फेजेस में चेक किया। ऑन एन एवरेज दिस इंडेक्स हैज आउटपरफॉर्म्ड उसका जो पेरेंट इंडेक्स है। तो अल्फा वाला इंडेक्स बेटर किया है ऑन एन एवरेज कंपेयर टू द 200 निफ्टी 200 इंडेक्स। तो इस बेसिस पे हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सिमिलर मार्केट कंडीशंस में इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा अपने पेरेंट इंडेक्स को। बट हालांकि जैसे मैंने आपको बोला कि अश्योरेंस ऑफ रिटर्न्स या ऐसा बिल्कुल कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि 100% ही हमेशा आउट परफॉर्म course, करेगा। of course. But just a trend that you can study. बट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द ट्रेंड एंड बेस्ड ऑन द नंबर जो हमें प्रीवियस दिख रहे हैं, उस हिसाब से इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म। ओके, अंडरस्टूड। आज के लिए शिवानी जी, एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि फंड मैनेजर्स जो ये स्कीम के हैं, ये जो कुल रकम कलेक्ट होने वाली है उसको आप किस तरह से निवेश करेंगे? मतलब कुछ थोड़े आसान शब्दों में अगर आप वो हमें समझा सकते हैं तो प्लीज। जी, तो जैसे कि मैंने बताया ये एक इंडेक्स फंड है। तो सारे ही इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब क्या होता है कि एक इंडेक्स प्रोवाइडर है, जैसे एनएसई, बीएसई, ऐसे मल्टीपल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, रूल के हिसाब से कंपनी का लिस्ट बनाते हैं। उस रूल के ही हिसाब से हर कंपनी का कितना वेट होना चाहिए उस पोर्टफोलियो में वो बनाते हैं। तो इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, उन्हीं को गाइडलाइन के जैसे यूज करके कि अगर इस स्टॉक का 5% वेट है तो 5% ऑफ द इंटायर इन्वेस्टमेंट वो जाएगा उसी स्टॉक में। किसी स्टॉक का 4% है तो 4% इन्वेस्टमेंट का उसी स्टॉक में जाएगा। तो वो सेम वेट्स में इन्वेस्ट करता है जैसा कि वो इंडेक्स करता है। तो इस केस में क्योंकि हमारा इंडेक्स है निफ्टी 200 अल्फा 30, तो जैसे जैसे वो 30 स्टॉक्स के वेट्स होंगे जो सिलेक्टेड बाय द इंडेक्स होंगे, वैसे ही ये फंड इन्वेस्ट करेगा। तो देर इज अ ओके। सब्जेक्ट, मतलब थोड़ा सब्जेक्ट है टू ट्रैकिंग एरर की, क्योंकि थोड़ा कैश होता है हर म्यूचुअल फंड में। बट जहां तक कि हो सके 100% द इंडेक्स विल अटेम्प्ट कि वो उसको पूरा पूरा क्लेम। रेप्लिकेट करे। ओके, अंडरस्टूड। आपसे तो ये एक्चुअली मेरा आखिरी सवाल था। आपने जो भी हमें अभी वक्त दिया है, आई एम श्योर हमारे काफी सारे दर्शक इसमें से बहुत कुछ वैल्यू एडिशन सीख के लेके जा रहे हैं। मैं खुद भी बहुत कुछ सीखी हूँ आप आज से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने थोड़ा समय निकाला आपके बहुत बिजी शेड्यूल से और सदन के साथ थोड़ा टाइम आके ये सारे सवालों के आंसर्स किए। थैंक यू सो मच शिवानी, आई रियली थैंक वांट यू टू सो मच, थैंक यू थैंक टू यू। सदन फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई होप कि लोगों को फायदा रहे, आई होप लोग इन्वेस्ट करना कंसिडर करें। आई एम श्योर दे विल। थैंक यू। थैंक यू।